नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय में अपने अगले अध्याय 13 राम प्रसाद बिस्मिल ये पढ़ेंगे। बच्चों, ये अध्याय जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे आंदोलनकारी, हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे वीर पुरुष के जीवनी के ऊपर है। उनका जीवन चरित्र इस कहानी में बताया गया है, इस पाठ में बताया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म से लेके उनके शहीद होने तक की सारी जानकारी इस अध्याय में बताई गई है। बच्चों, इस कहानी इस बिस्मिल जी के जीवन चरित्र से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। वो यह शिक्षा है कि देश सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर हम अपने घर, अपने परिवार के साथ साथ अपने देश की सेवा भी करते हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा है। ठीक है, भारत को ये अपनी माँ मानते थे और अपनी माँ के लिए इन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। और इन्हीं सब वीर स्वतंत्रता सेनानी, इन्हीं वीर जो है आंदोलनकारी के कारण जो है, आंदोलनकारियों के कारण भारत देश आज़ाद हुआ। इन सब के अथक प्रयास से भारत हमारा आज आज़ाद हुआ है और हम लोग उन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए हमें अपने वीर शहीदों को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो अब आइए हम अध्याय 13 राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ते हैं। इस पाठ में, इस अध्याय में हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। उनके जीवन के बारे में व्याख्या किया गया है कि वो क्या क्या संघर्ष किए। ठीक है, उनके जीवन के बारे में बताया गया कि वो कब से स्वतंत्रता सेनानी बने। ठीक है, आइए इस अध्याय को हम पढ़ते हैं और हमारे इस महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जानते हैं, जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं। हमारा देश वीरों की भूमि कहा जाता है। भारत की इस पावन भूमि पर न जाने कितने वीरों ने जन्म लिया। उन वीरों में से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी राज्य पर गहरी गड़ी हुई किल्ली को हिला दिया था, जो कि अंततः ढह ही गया। आप सभी को पता है कि हमारे देश को वीरों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़ के एक सूरवीर पैदा हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ठीक है, उन्होंने बाहर से जो आक्रमण करने वाले मुग़ल थे, ठीक है, और भी बहुत सारे जो भी आक्रमण करने वाले थे, जैसे महमूद गजनवी हो गया, ठीक है, जो भी बाहर के लोग आक्रमण किए, उनमें जो है उन सबको हमारे देश के जो सूरवीर थे उन्होंने भगाया। फिर एक समय आया कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ। अंग्रेज़ों के शासन को भी समाप्त करने के लिए हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भरसक प्रयास किए, अपने प्राणों की आहुति तक दे दिए। उनमें से एक थे हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को जो है बहुत ही कमज़ोर कर दिया। ठीक है, जो कि बाद में ढह ही गया अंग्रेजी हुकूमत और हमारा देश आज़ाद हुआ। आइए अब इनके बारे में हम और अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म सन 1900 के लगभग उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था, जो कचहरी में स्टाम्प बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना बचपन निर्धनता में बिताया था। बचपन में राम प्रसाद बिस्मिल विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहते थे। एक बार पिताजी की जेब से इन्होंने चोरी चोरी सिगरेट निकाली और उसे पीने लगे। इस आदत के कारण पिता ने कई बार इनकी पिटाई भी की। एक दिन इस पिटाई से तंग आकर राम प्रसाद घर से निकल पड़े और 2 दिन चने बूटी खाकर भूख मिटाते रहे। रात को पेड़ के नीचे ही विश्राम कर लेते थे। घर से भाग कर आए थे, इसलिए दोबारा घर जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था।
इनके पिताजी का नाम मुरलीधर तिवारी था। ये इनके पिताजी मुरलीधर तिवारी जी वो कचहरी में स्टाम्प बेचते थे और उसी के द्वारा जो धनोपार्जन होता था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। ठीक है, एक बार इन्होंने पिताजी की जेब से चोरी से सिगरेट निकाली और उसे पीने लगे। ठीक है, धीरे धीरे इनको सिगरेट की आदत लगने लगी। इससे तंग आकर इनके पिताजी इनकी हमेशा पिटाई करते थे। एक दिन क्या हुआ, ये घर से भाग गए अपने पिताजी की पिटाई से तंग आकर, और ऐसे ही सूखा रूखा खाकर ये पेड़ के नीचे ही विश्राम कर लेते थे। अब ये इतने डर गए थे कि घर से भाग के आए हैं तो घर कैसे जाएं। ठीक, कुछ समय बाद राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए। उससे इनके जीवन में क्रांति आ गई। बुराइयों से लोहा लेने का साहस इनमें जाग उठा। फिर अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में भी निपुणता प्राप्त की। राम प्रसाद के धर्मगुरु स्वामी सोमदेव थे जिन्होंने इनके मन में क्रांति की भावना भरी। जब ये घर से भाग के आ गए उसके कुछ समय बाद ये राम प्रसाद जी जो है आर्य समाज के संपर्क में आ गए। ठीक है, जो आरएसएस कहलाता है, आर्य समाज। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिलेटेड है ये। ठीक, ये हमारे अंदर जो है राष्ट्र की भावना उत्पन्न करते हैं ये आर्य समाज के लोग। ठीक है, इनके गुरु सोमदेव थे। इन्होंने ही इनके मन में सोमदेव जी ने ही क्रांति की भावना भरी कि भाई हम अपने देश के लिए कुछ भी करें, अंग्रेजी हुकूमत को हमें भगाना है, हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार बिस्मिल ने क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश कर लिया। इन्हीं दिनों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। कांग्रेस के अध्यक्ष लोकमान्य तिलक बनाए गए। क्रांतिकारी चाहते थे कि महान नेता को खुली कार में खूब सज धज के साथ अधिवेशन के स्थान पर जुलूस बनाकर ले जाएं, परंतु दूसरे कांग्रेसी उन्हें बंद कार में ले जाना चाहते थे। जब दूसरे कांग्रेसी तिलक जी को बंद कार में ले जाने लगे तो राम प्रसाद बिस्मिल कार के आगे लेट गए और कहा, यह बंद कार मेरे ऊपर से होकर ही जा सकती है। क्रांतिकारी युवकों की बात दूसरे कांग्रेसियों को माननी पड़ी। तब ये वीर एक घोड़ा गाड़ी लाए और घोड़े को हटाकर उन्होंने स्वयं गाड़ी खींचने का निश्चय किया। लोकमान्य गाड़ी में बैठ गए। फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया गया और उनकी शोभा यात्रा धूमधाम से चल पड़ी। राम प्रसाद जैसे वीरों ने उस गाड़ी को खींचा। उस समय क्या हुआ, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था। ठीक है, और कांग्रेस के अध्यक्ष लोकमान्य तिलक जी थे, वो आए थे। सभी कांग्रेसी नेताओं क्या चाह रहे थे कि उन्हें बंद कार में ले जाया जाए, लेकिन जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी युवक थे, वे लोकमान्य तिलक जी को खुले गाड़ी में ले जाना चाहते थे। खूब धूमधाम से उन पे फूलमाला की वर्षा करते हुए ले जाना चाहते थे। जब कांग्रेसी जो है तिलक जी को बंद कार से ले जाने लगे, उस समय बिस्मिल जी जो है गाड़ी के आगे लेट गए। कहे, भाई ये गाड़ी मेरे ऊपर से ही जाएगी, नहीं तो तिलक जी जो है खुली गाड़ी में जाएंगे, इनकी हम अच्छे से शोभा यात्रा निकालेंगे धूमधाम से। और राम प्रसाद बिस्मिल जी एक घोड़ा गाड़ी लाए, घोड़े को निकाल कर, और उनके साथ जो भी क्रांतिकारी युवक थे ये सभी वीर मिलकर उस घोड़ा गाड़ी को खींचे। ठीक है, फिर क्या होता है, लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन से राम प्रसाद को पता चल गया कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग हैं और वे देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। राम प्रसाद क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। तब बिस्मिल ने एक पुस्तक लिखी, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। यह पुस्तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने लगी तो अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के समय राम प्रसाद जी को पता चला कि हमारे देश के क्रांतिकारी युवक बहुत ही सजग हैं, बहुत ही सक्रिय हैं, वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। और उनके अंदर जोश भरने के लिए बिस्मिल जी जो है एक पुस्तक लिखे। वो पुस्तक क्या थी कि अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, उसके बारे में इन्होंने लिखा, जिससे अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि ये पूरे भारतवासी जो है
पूरे क्रांतिकारी वीर हमारे भारतवासी वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। इसके डर के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पुस्तक को ही जब्त कर लिया। क्रांतिकारी दल में रहकर राम प्रसाद बिस्मिल ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया। एक बार किसी षड्यंत्र के अपराध में अंग्रेजी सरकार ने बिस्मिल को बंदी बनाने के लिए वारंट निकाल दिए। पुलिस इनको पकड़ने का भरसक प्रयत्न करती रही, परंतु राम प्रसाद ने चरवाहा बनकर पशु चराना आरंभ कर दिया। इसी समय जंगल में बैठकर इन्होंने कई क्रांतिकारी पुस्तकें भी लिखी। इन पुस्तकों में से स्वदेश रंग नाम की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। बिस्मिल पत्र पत्रिकाओं में किसी दूसरे के नाम से क्रांतिकारी लेख भी लिखते रहे और भारतीय जवानों का आत्मबल बढ़ाते रहे। अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचकर जो है बिस्मिल जी को गिरफ्तार करना चाहा, वारंट निकाला, लेकिन बिस्मिल जी भी बहुत ही चालाक थे। वे अपना भेष बदल लिए, वे एक चरवाहा बन गए और भेड़ बकरियां गाय भैंसों को चराने के लिए जंगलों में चले जाते थे। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें से स्वदेश रंग नामक पुस्तक जो है इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। जो हमारे देश के क्रांतिकारी वीर थे उनके अंदर एक जोश, एक उत्साह भरने वाली यह पुस्तक थी, ठीक है। और बिस्मिल जी हमेशा अपने भारतीय जवानों का आत्मबल बढ़ाते थे, उनके अंदर जोश जगाते थे कि हमें भारत को आज़ाद कराना है। क्रांतिकारियों को काम तो बहुत करने थे, परंतु उनके सामने धन की समस्या थी। धन को जुटाने के लिए उन्होंने किसी दीनहीन को पीड़ित नहीं किया, बल्कि अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। अब बिस्मिल जी क्रांतिकारियों के अंदर उत्साह जुटाते थे। अब भारत को आज़ाद कराने के लिए धन की आवश्यकता तो पड़ी होगी उन सबको, है कि नहीं। अब ये दीनहीन को पीड़ा नहीं पहुंचाते, उनसे चंदा नहीं मांगना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी सरकार का ही खजाना लूटने की योजना बना ली। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाना जा रहा था। क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर इसे लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त सन 1925 को यह धन लूट लिया गया और स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया गया। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा था। क्रांतिकारियों ने बिस्मिल जी के सहायता से इस ट्रेन को लूटने की योजना बना के 9 अगस्त 1925 को जो है यह अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया गया और भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया गया। अंग्रेजों ने इस भेद का पता लगा लिया। अंग्रेजी सरकार क्रांतिकारियों को पकड़ने में जुट गई। केवल चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। सरकार ने मुकदमा चलाया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी का दंड दिया गया और शेष को काला पानी। 19 दिसंबर सन 1926 को इन वीरों को फांसी के फंदे की ओर ले जाया गया। वीर बिस्मिल में नारा लगाया, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। फिर वेद मंत्रों का उच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। अब यह लूट के बाद अंग्रेज सरकार ने बिस्मिल और उनके साथ के क्रांतिकारियों का पता लगाकर उनको गिरफ्तार करने लगे। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही बच पाए, बाकी सभी लोग पकड़े गए, ठीक है। एक साल बाद क्या हुआ, 19 दिसंबर सन 1926 को बिस्मिल जी को, रोशन सिंह जी को, राजेंद्र लाहिड़ी जी और अशफाक उल्ला खां जी को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। बाकी सबको काला पानी। फिर इन सबको 19 दिसंबर को जो है फांसी देने के लिए जब ले जाया गया तो इन्होंने फांसी पर चढ़ने के पहले यह कथन कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने देववाणी संस्कृत में वेद मंत्रों का उच्चारण किया इन्होंने और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 26-27 वर्ष की आयु में ही वह कार्य कर दिखाया जो लंबी आयु वाले भी नहीं कर पाते। उनकी जलाई हुई क्रांति की आग ने भगत सिंह जैसे वीरों को जन्म दिया। बच्चों, स्वाधीनता के लिए मन मिटने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तथा अन्य वीरों को हम कदापि नहीं भूल सकते। उनके उपकारों को भूलना कृतज्ञता होगी। आओ हम भी इस देश प्रेम के मतवाले बने और अपने देश को महान और सुखी बनाने में जुट जाएं।
राम प्रसाद बिस्मिल पर स्वामी दयानंद व आर्य समाज का बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे उच्च कोटि के कवि भी थे। उनकी एक कविता की पंक्तियाँ आज भी लोग गाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 26-27 साल की आयु में ही ये जो है भारत से विदा ले लिए और ये अमर हो गए भारत के इतिहास में क्रांतिकारी के रूप में, ठीक है। और इन्हीं लोगों की बातों को याद करके भगत सिंह जैसे वीरों का जन्म हुआ, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी और उनके साथ जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो भारत को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है, अतुलनीय योगदान दिया। और बच्चों, हमेशा अपने देश के प्रति हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, ठीक है। हमें अपने देश के प्रति जो है सजग रहना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमेशा देश की अखंडता को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन पर स्वामी दयानंद और आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि भी थे। उनकी पंक्तियाँ सुनकर आज भी लोगों के मन में उत्साह जग जाता है, देश प्रेम जग जाता है। उनकी ये चंद पंक्तियाँ ऐसी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम सब के अंदर इन पंक्तियों को सुनकर आज भी उत्साह जाग जाता है और देश प्रेम की भावना भी जाग जाती है। बच्चों, इसी के साथ ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवन चरित्र जो है समाप्त होता है, ठीक है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और बच्चों, इसी के साथ यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा देश सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि देश सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हमें अपने माता पिता, अपने परिवार की सेवा के साथ अपने देश की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर ही हमारा परिवार है, ठीक है। बच्चों, ये आपका अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।